जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आगरा में एक विशेष क्लीन रूम सुविधा स्थापित कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सेंसरों की मरम्मत व रखरखाव क्षमता को बढ़ाना है। यह सुविधा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रीजनल प्रोडक्ट सर्विसेज सपोर्ट सेंटर में बनेगी और उत्तरी सेक्टर में तैनात इंडियन एयरफोर्स यूनिट को तेज तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। क्लीन रूम सुविधा जो है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि रडार वार्निंग रिसीवर्स हो गए, जैमिंग पॉड्स हो गए, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम हो गया, मिसाइल सीकर हो गए की जांच करेगी। कैलिब्रेशन रिपेयर जो है, इनकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने वाली है। आगरा में यह सुविधा बनने से फ्रंटलाइन एयरबेस के पास ही मरम्मत संभव होगी और बेंगलुरु जैसे जो केंद्रीकृत केंद्रों पर निर्भरता है वो कम हो जाएगी। उपकरणों का डाउन टाइम घटेगा और मिशन रेडीनेस और एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अल्फा एस यानी एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट स्वाब नाम का स्वाब ड्रोन पॉड विकसित करने का प्रस्ताव दिया है, जो कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का हिस्सा होगा। इसका उद्देश्य दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणाली पर हमला करने का जोखिम महंगे लड़ाकू विमानों के बजाय सस्ते एक्सपेंडेबल लोइटरिंग म्यूनिशन पर डालना है। फाइटर जेट सुरक्षित दूरी से अल्फा एस पॉड लॉन्च करेगा, जिससे विमान शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की रेंज से बाहर रहेगा। पॉड खुलने के बाद इसमें से 24 तक जो छोटे अल्फा एस ड्रोन है वो निकलेंगे, जो मिलकर कोऑर्डिनेटेड सैचुरेशन अटैक करेंगे। हर ड्रोन लगभग 25 किलोग्राम का होगा और 5 से 8 किलोग्राम वॉरहेड ले जाएगा। इनके मुख्य लक्ष्य होंगे रेडार सिस्टम, कमांड व्हीकल, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, बैटरीज। ये सिस्टम बेसिकली चाणक्य के नाम से जो कोलैबोरेटिव एआई फ्रेमवर्क है उस पर आधारित होंगे, जिससे ड्रोन आपस में टारगेट डेटा साझा करेंगे और जरूरत पड़ने पर खुद ही टारगेट बदल सकेंगे। अगर कुछ ड्रोन जैम या डिस्ट्रॉय हो जाएं तो बाकी ड्रोन मिशन को जारी रखेंगे और ये कॉन्सेप्ट मास ओवर एग्जीक्यूट या यूं कह लें मास ओवर एग्जीक्यूशन रणनीति पर आधारित है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से तुर्की को भारत के विरोधी देशों में शामिल बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, चीन और तुर्की के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। पाकिस्तान की लगभग 80% सैन्य तकनीकी चीनी मूल की बताई गई, जबकि तुर्की पाकिस्तान संबंध केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि सैन्य और वैचारिक स्तर पर भी गहरे बताए गए। तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन और रक्षा तकनीकी उपलब्ध करवा रहा है। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर के उल्लेख का, तो लेख के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की मूल के जो ड्रोन जैसे कि बैरक्टर TB2 और जो एसएस गार्ड सोनगार्ड है उसका इस्तेमाल किया था और भारतीय सेना ने इन ड्रोन हमलों को विफल किया था और कुछ ड्रोन कब्जे में भी लिए थे। इससे भारत ने तुर्की की पाकिस्तान को प्रत्यक्ष सैन्य सहायता का संकेत माना था। भारत अब संभावित 3 मोर्चों चीन, पाकिस्तान, तुर्की की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहा है और भारत अब अपनी काउंटर ड्रोन क्षमता, मल्टी डोमेन वॉरफेयर और सैन्य तैयारियों को और मजबूत बनाता जा रहा है। भारत ने K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल पॉपअप या अंडर वाटर इजेक्शन टेस्ट किया है। यह टेस्ट बंगाल की खाड़ी में एक सबमर्ज्ड प्लेटफॉर्म से किया गया और इसका उद्देश्य मिसाइल के कैनिस्टर इजेक्शन व सुरक्षित पानी से बाहर निकलने की क्षमता को जांचना था। K5 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसे भारत की सबसे बड़ी और भारी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल माना जा रहा है। इस मिसाइल की जो रेंज होगी वो 5000 से लेकर 6000 किलोमीटर तक की होगी और इसमें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल क्षमता होगी। K5 भारत की भविष्य की S5 क्लास की जो परमाणु पनडुब्बी हैं उन पर तैनात करने की योजना भी है। दरअसल K5 की बात करें तो ये हमारी इस समय एक ऐसी मिसाइल होने वाली है जिसका उपयोग भारतीय नौसेना बहुत बड़े पैमाने पर करने वाली है। S5 क्लास की जो पनडुब्बियां हैं वहाँ पर ये बताया गया कि ये मौजूदा अरिहंत क्लास से कहीं ज़्यादा बड़ी और सक्षम होंगी और इनमें K5 का जो अभी इंटीग्रेशन है उसको लेकर के भी जो तैयारियां हैं वो तेज की जा रही हैं। रोल्स रॉयस ने भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भागीदारी के लिए भारत में एक एरो इंजन डिज़ाइन सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। यह सेंटर किसी भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी में बनाया जाएगा और इसका उद्देश्य एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन विकास में सहयोग करना होगा। कंपनी ने दावा किया कि वह व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विकास के लिए तैयार हैं। इंजन की IP भारत सरकार के पास रहेगी। रोल्स रॉयस भारतीय इंजीनियरों को अपना 100 ईयर्स से ज़्यादा का जो डिज़ाइन, मेटलर्जी और इंजन निर्माण विशेषज्ञता है वो ट्रांसफ़र करने की बात भी कर रहा है। कंपनी ने कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भारत UK रोल्स रॉयस के बीच सहमति वाले सुरक्षा ढांचे के तहत होगा।
एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का बेहद महत्वपूर्ण 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है, जिसमें एडवांस एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन, नए propulsion सिस्टम स्थापित होंगे और इंजन कॉन्ट्रैक्ट के लिए रोल्स रॉयस का मुकाबला सैफरान से है, जिसने भी फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की पेशकश भारत के समक्ष करी है। सैफरान पहले से ही राफेल के M88 के जरिए भारत के साथ काम कर रहा है, जबकि रोल्स रॉयस के इंजन जैगुआर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होते रहे हैं। अब देखना यह है कि भारत सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। भारतीय वायुसेना ने तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी में लगातार हो रही डिले पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कड़ी आलोचना की है। इंडियन एयरफोर्स के सूत्रों के अनुसार विमान का हार्डवेयर काफी हद तक तैयार है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर वैलिडेशन और इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जटिलता को कम आंका। खासतौर पर इल्टा ELM 2052 एसा रडार और DFCC यानी डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के इंटीग्रेशन में काफी समय लग रहा है। मार्च 2025 के एक हथियार परीक्षण में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल और रडार के बीच में जो हैंडशेक फेलियर था वो सामने आया था, जो सॉफ्टवेयर इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या थी। जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN-20 इंजनों की सप्लाई देरी भी एक बड़ा कारण बनी हुई है। अपेक्षित 30 इंजनों के मुकाबले अब तक केवल 6 इंजन ही डिलीवर हो पाए हैं। तेजस मार्क 1 अल्फा का पहला प्रोडक्शन फ्लाइट जो है फरवरी 2024 में हुआ था, लेकिन FOC और सर्टिफिकेशन फ्लाइट्स काफ़ी लंबी खींच गई। इंडियन एयरफोर्स चीफ AP सिंह सर ने सार्वजनिक रूप से HAL पे जो देरी है उसके लिए नाराजगी व्यक्त करी है और कहा है कि स्क्वाड्रन क्षमता तेजी से घट रही है, लेकिन HAL इसको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख ने पुष्टि करी है कि छोटे आकार वाली ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का विकास तय समय पर चल रहा है। इसका उद्देश्य मिसाइल को केवल भारी लड़ाकू विमानों तक सीमित रखने के बजाय कई प्रकार के फाइटर जेट्स पर तैनात करना है। एयर लॉन्च ब्रह्मोस NG की पहली उड़ान का जो परीक्षण है वो हमें 2026 के अंत तक होने की उम्मीद है। मिसाइल का सीरियल प्रोडक्शन 2027 से 28 के बीच में लखनऊ स्थित जो नई ब्रह्मोस की फैक्ट्री है वहां पर शुरू हो सकता है, जबकि भारतीय वायुसेना में इसकी एंट्री तकरीबन 2029 तक होने की उम्मीद है। मौजूदा ब्रह्मोस की तुलना में ये तकरीबन 50% हल्की है और तकरीबन 3 मीटर छोटी होगी। कम वजन और छोटे आकार के कारण इसे ज्यादा विमानों पर लगाया जा सकेगा। इसमें स्वदेशी एसा सीकर लगाया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ क्षमता और लक्ष्य भेदन सटीकता काफी ज्यादा बढ़ेगी। आपको बता दें तेजस मार्क 2 के साथ 2 ब्रह्मोस NG मिसाइल लग सकेंगी। इसके अलावा तेजस मार्क 2 पर इंटीग्रेशन चेक से पहले से ही जारी है और तेजस मार्क 2 के लिए बेसिकली ब्रह्मोस को ऐसा बताया गया DRDO की तरफ से काफ़ी अच्छी माना गया है। ब्रह्मोस NG इसके अलावा हमारे जो तेजस प्लेटफॉर्म है उनमें भी देखने को मिलेगी। सुखोई 30 MKI अब एक की जगह 3 ब्रह्मोस NG को कैरी कर सकेगा, जहां पर एक सेंटर लाइन और 2 विंग्स के नीचे होंगी। नौसेना के लिए भी इसकी जो योजना है उस पर काम किया जा रहा है। इसे भविष्य में प्रोजेक्ट 75I और 77 सबमरीन में लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है। भारत सरकार भविष्य में बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण में निजी कंपनियों को एंट्री देने पर विचार कर रही है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह सर ने CII कार्यक्रम में कहा कि बदलती युद्ध परिस्थितियों और मिसाइलों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब तक भारत मिसाइल में निर्माण में मुख्यतः सरकारी कंपनी जैसे कि BDL हो गया और जो DRDO हो गया इन पर ही डिपेंडेंट रहा था, लेकिन अब यहाँ पर सरकार निजी क्षेत्रों को भी शामिल करने के विकल्प को तलाश रहा है। इसके तहत DRDO की तकनीक निजी कंपनियों को ट्रांसफर की जाएंगी या की जा सकती है ताकि उत्पादन तेजी से बढ़ सके। भारत की मिसाइल जरूरतें पिछले दशक में काफ़ी बढ़ी हैं और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, प्रिसीजन स्ट्राइक हथियार शामिल हैं। वैश्विक युद्धों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि युद्धकाल में मिसाइलों की खपत बहुत तेज होती है, इसीलिए बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता जरूरी है। ये कदम आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा उद्योग को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही साथ हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमारे पास एक बड़ा प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहां पर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिसाइल की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।